हेलो गाइस, आज हम एक कुछ टॉपिक पढ़ते हैं नया। वो कुछ टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे हम। ठीक है गाइस, तो लेट अस सी। हम एक ब्रीफ ओवरव्यू करते हैं हम। ओके, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 की बात करें तो उसमें आप देखिए हमारा एंशिएंट कल्चर कैसा था, हमारा उठना बैठना, हम क्या कस्टम्स थे हमारे, तो फीचर्स क्या थे, आर्ट फॉर्म्स जो था, प्री हिस्टोरिक आर्ट फॉर्म्स वो कैसा था, उनके फीचर्स कैसे थे, क्या था उसमें यूनिक, है ना। तो लिटरेचर और आर्किटेक्चर की बात करें, कैसा हमारा लिटरेचर था, आर्किटेक्चर कैसा था। जब हम एंशिएंट पीरियड से हम मॉडर्न पीरियड में आते हैं तो क्या उसमें आर्किटेक्चर में क्या चेंजेस आए, हमारे लिटरेचर में कैसे चेंजेस आए, हमारा आर्ट जो था वो कैसा था प्री हिस्टोरिक पीरियड में, उनके फीचर्स क्या थे, उसको हम ओके। तो हम देखते हैं कि प्री हिस्टोरिक की बात करते हैं। प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक आर्ट। प्री हिस्टोरिक आर्ट में अगर आप देखोगे कि आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, जैसे भीमबेटका है। भीमबेटका हमने साइट्स भी पढ़ी थी, न्योलिथिक साइट्स है हमारी, लिथिक साइट्स है, मेसोलिथिक साइट्स है, हमारी प्री हिस्टोरिक साइट्स भी है हमने पढ़ी। भीमबेटका केव्स युग है, ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे केव्स हैं, तो वहाँ पे आपको कैसे मिलेगी प्री हिस्टोरिक, वहाँ पे कैसे आप पता करोगे कि वहाँ पे प्री हिस्टोरिक चीज़ें हैं। तो अब वहाँ पे आपको पेंटिंग्स आपको दिखेंगी वहाँ पे। पुराने टाइम में जैसे हंटिंग करते थे इंसान, तो हंटिंग करते हुए हंटिंग सीन की पिक्चर वो बना देते थे। वो डांस करते थे, तो वहाँ पे डांसिंग फिगर्स वो केव की जो वॉल होती थी उसके ऊपर बना देते थे, है ना। जो टूल्स जाग का जो इस्तेमाल करते थे हंटिंग के लिए, गैदरिंग के लिए, ओके, तो उन टूल्स की वो पिक्चर्स वहाँ पे शो कर देते थे। तो इस तरह से हमारा जो आर्ट था, हमारा एंशिएंट आर्ट था, वो कल्चर था, वो हमने किया। तो अब देखा जाए तो रॉक आर्ट की बात करें जो हम भीमबेटका में देखते हैं, तो ये क्लासिकल एग्जाम्पल है। ओके, तो अगर हम इसका कंटेम्प्रेरी पीरियड के साथ इसको लिंक करें तो अगर हम देखेंगे तो अब जैसे गौंड है, वर्ली है, तो गौंड बेसिकली ट्राइब है। तो आज की जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं वो इस फॉर्म को, आर्ट फॉर्म को आज भी टाइम पे वो कंटिन्यू, उनका ट्रेडिशन था, हमारा जो ओल्ड टाइम से ट्रेडिशन था। तो आज के टाइम में भी जो गॉन्ड्स हैं, जो वर्ली हैं, वो वही पुराना ट्रेडिशन आज के टाइम पे भी वो कर रहे हैं। ओके, तो अब वो जितना वो उसके बाद हम देखते हैं प्रोटो हिस्टोरिक, हम हड़प्पन हार्ट की बात करते हैं, मॉडर्न हार्ट की बात करते हैं। तो हमें देखा, हमने बड़ी सारी साइट्स को हमने डिस्कस किया प्रोटो हिस्टोरिक कल्चर में। इंडस वैली सिविलाइजेशन कल्चर में हमने चीज़ों को डिस्कस किया, स्टडी किया। तो हमने देखा कि जैसे मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, तो वहाँ पे हमें ग्रेट बाथ, बड़े बड़े बाथ जो थे नहाने के लिए, वहाँ पे वो हमें मिले। ग्रेनरीज मिली हमें, यहाँ पे वो स्टोरेज करके रखते थे क्रॉप्स की, फूड की, आइटम्स की, है ना। हमें उस टाइम के हमें क्लोथ के पीसेस भी हमें मिले, हमें हॉर्स के बोन्स भी मिले। हम आया उस टाइम पे हमें फायर अल्टार्स मिले। तो जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो लोग जो है वो रिलीजियस थे, रिलीजन को मानते थे और उनके कुछ ट्रेडिशंस थे, कुछ वो करते थे। ओके, तो यहाँ पे आपको वो देखोगे कि जैसे हमें टेराकोटा की बनी हुई आपको फिगर्स हमें
है ना। तो हमें बेडेड मैन का टोर्सो हमें मिला, बेडेड मैन की फिगर हमें मिली, टेराकोटा फिगर्स हमें मिली। तो ये चीज़ें हमें मिली है। तो अब देखा जाए जो आज के टाइम में अगर हम रिफ्लेक्शन करें मॉडर्न टाइम पीरियड में, अगर हम देखें कि कहाँ पे ये प्रैक्टिस ट्रेडिशन कंटिन्यू हो रहा है, तो हमारे इंडियन जो स्मार्ट सिटीज हैं, तो वहाँ पे जो अर्बन प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं आपका वो मेल खाती है, वो सिमिलर है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में जो पैटर्न था, प्लानिंग थी। तो ये कहीं ना कहीं इसका जो रूट्स वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलेगी। अर्बन प्लानिंग वहाँ पे आपको प्रॉपर एक ड्रेनेज सिस्टम था उस टाइम पे, मड ब्रिक्स हाउसेस की, वो बर्न्ड ब्रिक्स के हाउसेस बने होते थे, है ना। तो प्रॉपर एक ग्रिड सिस्टम पैटर्न था हाउसेस का। ओके। तो उसके बाद हम जब बातें हैं हम मौर्यन से गुप्ता पीरियड की बात करते हैं, तो इसको हम एक गोल्डन एज भी मानते हैं, मौर्यन और गुप्ता पीरियड को। ओके। तो मौर्यन पीरियड में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या आर्ट्स देखने को मिलेगा, लिटरेचर क्या देखने को मिलेगा, पिक्चर्स क्या देखने को मिलेगा। आप देखोगे कि वहाँ पे आपको अशोक पिलर्स लगाए थे जगह जगह पे, ठीक है। तो वो पिलर्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, मौर्यन पिलर्स, अशोक पिलर्स आपको देखने को मिलेंगे। और आपको सारनाथ लायन कैपिटल, जो सारनाथ लायन कैपिटल है, वो हमारा जो नेशनल एम्बलम है उस वो ही है सेम, जो सारनाथ लायन कैपिटल था, ठीक है। तो उस टाइम ये गुप्ता के पीरियड में जो अशोका के जो क्या थे, उन्होंने बड़े बड़े पिलर्स किए जगह में, है ना। तो सारनाथ जो है लाइन के आपको अब हमारा हमारा नेशनल एम्बलम है, अशोक पिलर्स हैं, सारनाथ लाइन कैपिटल है, हमारा नेशनल एम्बलम, ठीक है। तो उसके बाद हमारा था गुप्ता का period था, मौर्य था, गुप्ता period था। तो हमें देखने को हमें पिलर्स मिले, है ना। सारनाथ लाइन कैपिटल जिसको बोलते हैं वो हमें मिला। तो उसके बाद हम बात करते हैं गुप्ता की। तो गुप्ता में आपको जो है ना अजंता पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी, अजंता केव्स में अजंता पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। नालंदा यूनिवर्सिटी आपको कहाँ देखने को मिलती है, आप इसकी जो गुप्ता टाइम पीरियड के में वो फ्लोरिश हुई थी नालंदा यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपको गुप्ता पीरियड में आपको ये अजंता पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, है ना। तो क्लासिकल संस्कृत जो लिटरेचर है, क्लासिकल जो संस्कृत लिटरेचर यहाँ पे आपको मिलेगा। लिटरेचर की हम बात करेंगे, हिस्टोरिकल जो हम लिटरेचर की बात करेंगे, हम आर्किटेक्चर की बात करेंगे, तो उसमें सांस्कृतिक लिटरेचर हमें मिलेगा। जैसे कालिदास थे, वो इस टाइम पीरियड के वो थे। ओके। तो अब जैसे जो कंटेम्प्रेरी लिंक्स देंगे, तो इंडिया का पुश है वो नालंदा यूनिवर्सिटी को क्या कर रही है, रिवाइव कर रही है, और उसको एक ग्लोबल जो है वो हब बना रही है, नॉलेज का हब बना रही है, ताकि उससे हम क्या करते हैं, जो ये गुप्ता की लेगेसी है, तो गुप्ता की लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए उसको रिवाइव किया जा रहा है। तो गोल्डन एज भी था हमें मॉडर्न पीरियड में हमें अशोका के पिलर्स मिलते हैं जगह जगह में। सारनाथ लाइन कैपिटल है, सारनाथ लाइन कैपिटल जो जो हमारा आज के टाइम में जो नेशनल एम्बलम है वही है। तो उसके बाद गुप्ता टाइम पीरियड में आपको लिटरेचर जो है वो संस्कृत की लिटरेचर देखने को मिलेगा। कालिदास इनके टाइम पीरियड के थे, तो इन्होंने काफ़ी लिटरेचर में काफ़ी काम किया। तो अजंता केव्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, आपको नालंदा यूनिवर्सिटीज़ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। ओके। अब हम बात करते हैं मेडिवल इंडिया की। मेडिवल इंडिया में किस तरह से लिटरेचर कैसे रहा, आर्किटेक्चर कैसे रहा, आर्ट फॉर्म्स क्या रही। ओके। तो अब आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर था वो इंडो इस्लामिक स्टाइल का आर्किटेक्चर था। जैसे हम बात करें कुतुब मीनार की बात करें, हुमायूं टॉम की बात करें, कुतुब मीनार हुमायूं टॉम ये दिल्ली में है, और बड़े सारे मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो बने हैं। तो ये क्या है बेसिकली, ये वो दर्शाते हैं ये इंडो इस्लामिक स्टाइल को, ये आर्किटेक्चर का है। तो आर्किटेक्चर है कुतुब मीनार, और हम बात करें और जो हुमायूं टॉम्स हैं, ठीक है। तो लिटरेचर की बात करें, तो लिटरेचर की अगर हम बात करें तो इस टाइम पीरियड में
आपको कौन कौन से आपको मिलेंगे, आपको अमीर खुसरो देखने को मिलेंगे, अमीर खुसरो मिलेंगे, फिर आपको कबीर मिलेंगे, अमीर खुसरो, कबीर, नानक की पोट्री, गुरुदेव नानक की पोट्री हमें मिलेगी। तो ये सारा आप वर्ल्ड टाइम पीरियड में गुरु नानक देव की पोट्री हमें देखने को मिलती है। हमें ये कुतुब मीनार है, ये देखने को मिलता है। अमीर खुसरो है, ये हमारे लिटरेरी के सोर्स थे। अमीर खुसरो हो गया, तो कबीर हो गए, गुरु नानक की टीचिंग जो थी। ठीक है। तो आर्ट आर्ट की बात करें तो इस टाइम पे मिनिएचर पेंटिंग्स की बात करें, आर्ट लिटरेचर की बात की हमने, आर्किटेक्चर की बात की, हमें आर्ट की बात करेंगे तो इस टाइम पे मिनिएचर पेंटिंग्स मिलेगी। आपको मुरल पेंटिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, आपको राजपूत पेंटिंग स्टाइल आपको देखने को मिलेगा। तो मिनिएचर पेंटिंग्स आपको यहाँ पे इस टाइम पे मेडिवल पीरियड में आपको देखने को मिलेगी। तो अगर हम देखा जाए तो अब कंटेम्प्रेरी किसे भी इसको आप रिलेट कर सकते हैं, है ना। तो जैसे गंगा जमुना तहज़ीब की अगर हम बात करें तो कंटेम्प्रेरी पैरेलल क्या है इसका, तो गंगा इंडो इस्लामिक स्टाइल है, अमीर खुसरो हैं, कबीर हैं, तो राजपूत की भी पेंटिंग है, मिनिएचर पेंटिंग्स है, गुप्ता की है, राजपूत की हैं। तो आपको गंगा जमुना तहज़ीब की आपको एग्जांपल जैसे अजमेर शरीफ है, तो अजमेर शरीफ में जो फेस्टिवल होता है तो वहाँ पे आपको वो हर हर कम्युनिटी वहाँ पे जाकर पार्टिसिपेट करती है। तो ये क्या है, गंगा जमुना जमुनी, गंगा जमुनी तहज़ीब, गंगा जमुनी तहज़ीब का वो ये दर्शाती है। ओके। तो आपने आर्ट फॉर्म की बात की, आपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की बात की, लिटरेचर की बात की, आर्किटेक्चर की बात की, तो हमने कंटेम्प्रेरी पैरेलल्स की भी बात की। अगर उसके बाद ही साथ में हम देखोगे भक्ति एंड सूफी मूवमेंटम आपको देखने को मिलता है, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। ठीक है। तो भक्ति सूफी मूवमेंट्स अगर आप देखने को चले तो इन्होंने कास्ट का जो बैरियर था उससे ऊपर चले गए। ये जो है ना, लिंग्विस्टिक का बैरियर था, कास्ट का बैरियर था, तो इससे ऊपर जाके इन्होंने आगे भक्ति मूवमेंट्स को आगे इन्होंने स्प्रेड किया। ठीक है गाइस। तो अगर हम बात करें तो ये क्या इन्होंने स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, इन्होंने जो सेंट्स जो थे तो इन्होंने स्पिरिचुअलिज्म को प्रमोट किया, चाहे मीराबाई हैं, चाहे तुलसीदास हैं। ओके। तो अब जैसे अब जो इनके जो गाने हैं मीराबाई के या तुलसीदास के या कबीर के, तो ये आज के जो हमारा म्यूज़िक फेस्टिवल है, तो जहाँ हमारा हमारा जो म्यूज़िक है, जहाँ सिनेमा है, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो मैसेज हम इन चीज़ों को मैसेज हम करते हैं। तो भक्ति मूवमेंट भी आपको देखने को मिला। ठीक है। तो कल्चरल की डेमोक्रेटाइजेशन की गई, कल्चर मतलब भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो कबीर हैं, तुलसीदास हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने म्यूज़िक के फील्ड में काम किया, इन्होंने म्यूज़िक लिरिक्स के फील्ड में काम किया। तो आज के टाइम में भी जब हम सिनेमा को देखते हैं, जब हम इसको म्यूज़िक को सुनते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं जो कबीर दास की या मीरा की हमें जो लिरिक्स हैं वो हमें वहाँ पे सुनने को मिलते हैं। ओके। तो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट अब भी आया। तो फिर हमने मेडिवल हमने बात की मेडिवल इंडिया में कैसे कल्चर आया, मौर्यन पीरियड में, एंशियंट में, गुप्ता पीरियड में कैसे कल्चर आया, हड़प्पन एज कैसे कल्चर आया। तो प्री हिस्टोरी की बात की, प्रोटो हिस्टोरी की बात की, एंशियंट इंडिया की बात की, मेडिवल इंडिया की बात की। ओके। अब हम कॉलोनियल पीरियड की बात करें। ठीक है। तो हम देखा जाए तो लिटरेचर की बात करें तो क्या ने क्या लिखा, हिंद स्वराज लिटरेचर
में बात करें तो गांधी जी का हमें हिंद स्वराज देखने को मिलती है। हमें बंकिम चंद्रा की आनंद मठ देखने को मिलती है, आनंद मार्ग। आनंद मार्ग हमें बंकिम चंद्र चैटर्जी के बंकिम चंद्र आनंद मार्ग देखने को मिलती है। और हमें गांधी जी की स्वराज हिंदू स्वराज देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे रिवाइव के आपको मूवमेंट भी देखने को मिलते हैं। ओके, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया इस पे काम। तो अगर हम देखें कि जो आर्किटेक्चर जो था, आर्किटेक्चर की बात करें तो विक्टोरिया मेमोरियल है, इंडो सारा सैनिक। तो जो विक्टोरिया मेमोरियल है वो आप देखने को मिलेगा, इंडो सारा SARA सारा सैनिक हमें देखने को मिलता है आर्किटेक्चर। और लुटियन दिल्ली हमें देखने को मिलता है। तो हम बेसिकली जो हम बात करें हैं नेशनल मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, लेगेसी की बात करें, तो हमें जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसमें आपको हम किसके ऊपर गर्व कर रहे हैं? हम अपने नेशनल आर्ट के ऊपर गर्व कर रहे हैं, हमारे लिटरेचर के ऊपर गर्व कर रहे हैं। तो जैसे हमने देखा भक्ति मूवमेंट देखा, हमने उगता का वो अजंता केव्स देखी, हमने क्या बोलते हैं उसको, अशोका का पिलर्स देखा हमने। तो सार कैपिटल है, सारनाथ में नेशनल कैपिटल है, लाइन कैपिटल सारनाथ। तो जैसे न यहाँ से हमने नेशनल एम्बलम को अडॉप्ट किया है। तो ये सब चीज़ें हम आर्किटेक्चर में कुतुब मीनार देखते हैं, हमें ये हुमायूं टॉम्ब हमें देखने को मिलता है। कंटेम्प्रेरी पीरियड में हमें विक्टोरिया की जो क्या है मेमोरियल है वो देखने को मिलता है, लुटियंस दिल्ली हमें देखने को मिलता है, हमें बंकिम चंद्र की हमें अनंत मार्ग सुनने को मिलती है, हिंदू स्वराज में महात्मा गांधी का लिटरेचर हमें देखने को मिलता है। तो लिटरेचर भी हुआ है, आर्किटेक्चर इंडियो सारा सैनिक आर्किटेक्चर है। रिवाइवलिस्ट की बात करें तो वो भी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट भी हमने देखी। ओके, इंडिपेंडेंट की बात अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? आर्किटेक्चर की बात करें, जैसे IIM अहमदाबाद है, वो हम क्या है वो लुइस कान ने डिज़ाइन किया था आर्किटेक्चर। और हम चंडीगढ़ का जो है आर्किटेक्चर वो डिज़ाइन किया था ली कॉर बुसियर, ली कॉर COR कॉर बुसियर। आप वो जानते हो कि जो चंडीगढ़ का आर्किटेक्चर है वो डिज़ाइन किया था ली कॉर COR बसियर। और उसके बाद IIM अहमदाबाद का हम बात करते हैं जो हमें मिलता है देखने को। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो अ, अम, तो कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स में अगर हम देखें तो अगर आप देखोगे हमें हमारे जो नेशनलिस्टिक आर्ट के आप यूट्यूब सांस्कृतिक चैनल्स अगर आप देखोगे तो हमारे कहीं ना कहीं हमारे आर्ट फॉर्म्स को, हमारे ट्राइबल्स को, ओके, तो ये हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। चाहे है ना, तो आप हमारे सांस्कृतिक चैनल्स हैं, यूट्यूब सांस्कृतिक चैनल्स हैं, है ना। तो वर्चुअल म्यूज़िक टूर्स हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपको क्या मिलेंगे, तो आपको डिजिटल माध्यम से आपको म्यूज़ियम का टूर कराया जाता है, म्यूज़ियम का टूर कराया जाता है। म्यूज़ियम्स जो हमारे हैं, जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमारा लिटरेचर है, जो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर है, जो इंडो इस्लामिक लिटरेचर की बात अगर हम करें, तो सारासीना लिटरेचर की अगर हम बात करें, तो जो कालिदास जो थे वो गुप्ता पीरियड के कंटेम्प्रेरी थे। उसके बाद जो हम बात करें मेडबल इंडिया में आपको कालिदास मिलते हैं, तुलसीदास मिलते हैं आपको, ये क्या बोलते हैं उसको, कबीर को हम देखते हैं।
फिर कबीर के साथ आपको ये मिलते हैं, और भी हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव भी करते हैं सेलिब्रेट हम। तो कबीर की हम बात करें तो ये सूफीस्ट मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट की बात करें तो उसमें कबीर का नाम आता है, तो मीराबाई का नाम आता है उसमें। ठीक है, तो उसके बाद लिटरेचर की बात करें, अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो की बात हमने करी, हमने कबीर की बात करी, हमने गुरु नानक देव की पोइट्री की बात की लिटरेचर में। तो हमें आर्ट फॉर्म भी देखने को मिला, आर्किटेक्चर भी देखने को मिला। आर्ट फॉर्म की अगर हम बात करें तो हमें मिनिएचर पेंटिंग्स हमें देखने को मिली हैं। ओके, गुप्ता पीरियड में, मौर्यन पीरियड में हमें ये देखने को मिला है। ओके, हैं कि किस तरह से हमने भीमबेटका केव से हमने जर्नी शुरू की थी, है ना। तो उसके बाद हम किस तरह से हमें एवोल्यूशन हुआ, हमें किस तरह से चीज़ों को इवॉल्व किया, हम नई नई चीज़ें आती गई। चाहे क्लासिकल संस्कृति की लिटरेचर की बात करें, अजंता पेंटिंग्स की बात करें, है ना, अजंता केव्स की बात करें, गुरु नानक पोइट्री की बात करें, अमीर खुसरो की बात करें, कबीर हैं, तो भक्ति मूवमेंट के थे ये, सूफीज़म मूवमेंट के थे। ठीक है, तो उसके बाद हम बात, तो इन चीज़ों को हम पढ़ते हुए हम आगे हम डिस्कस करेंगे, इसके आगे भी आगे देखते हैं आगे हम क्या डिस्कस कर सकते हैं गाइस। तो इसमें इवेंट्स क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, और पर्सनालिटीज़ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट्स हैं, और इश्यूज़ कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट्स हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हुआ क्या कि हम बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कब फाउट हुआ था? 1757 में। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर। तो ये दोनों बैटल्स ऐसे हुए थे, तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उनकी पकड़ को मजबूत कर दिया इंडिया में इन बैटल्स की वजह में, इन बैटल्स की वजह से। तो दोनों बैटल्स में ब्रिटिश फोर्सेस जीत गई। ओके, तो अब जैसे बेसिकली हुआ क्या कि इसके साथ ही हमें बंगाल में फैमिन्स बड़े ज़्यादा आए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा। ओके, तो अब देखा जाए तो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। ओके, ठीक है, तो किस तरह से अपोजिशन हुई थी इंडिया में जब ब्रिटिश रूल आए थे, तो यहाँ लोकल रूलर्स थे, तो उन्होंने रेसिस्ट किया, क्योंकि पावर्स तो उनके पास भी थी। यहाँ पे कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी, इंडिपेंडेंट तरीके से वो रूल कर रहे थे यहाँ पे। तो जब ब्रिटिश फोर्सेस आई तो उन्होंने बड़े सारे बैटल्स लड़े यहाँ पे। जैसे हम बात करते हैं, उन्होंने मराठा एक पावर थी उस टाइम पे, तो मराठास के साथ पावर वार किए उन्होंने, तो मराठास को हराया। फिर उसके बाद उनको ये राजपूत के साथ लड़ाइयाँ की उन्होंने, तो राजपूत को भी हराया। ठीक है, अब मुगल्स के साथ, मुगल्स थे यहाँ पे, लेटर मुगल्स थे यहाँ पे इंडिया में, तो उनको भी हराया। तो और इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की और जो है उनकी और स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती चली गई। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट जो थे यहाँ पे, तो उनको राजा थे उनको हराया, तो उनको ये धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत बना गए। और उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी की हम बात करते हैं, बैटल ऑफ बक्सर जो है, इससे क्या हुआ, इससे उनका पॉलिटिकली और स्ट्रॉन्ग हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो अगर हम बात करें उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे बड़े सारे म्यूटनी हुई, रिवॉल्ट्स हुए, वो भी हम बात कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब 1857 से क्या हुआ, 1857 को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं इसको। सिपाही के डिसकंटेंट के साथ भी रिलेट करना चाहता है, क्योंकि ब्रिटिश फोर्सेस ये जताना चाहती थी कि ये कोई नेशनलिस्ट मूवमेंट नहीं था, ये बेसिकली कुछ सिपाही थे, उनमें डिसकंटेंट था, तो उसकी कारण से 1857 का रिवोल्ट हुआ। तो रिवोल्ट को ब्रिटिश फोर्सेस ने डिफरेंट डिफरेंट जगह पे उन्होंने इसको सप्रेस किया।
ठीक है। तो क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में उन्होंने बड़े सारे रेवेन्यू यहाँ पे लेके आए, रिफॉर्म्स लेके आए। तो जैसे परमानेंट सेटलमेंट हो गया, देन रायतवारी सेटलमेंट हो गया, देन है ना। तो ये सिस्टम से उनका क्या मकसद था कि कहीं जमींदार्स को ऑनर बना दिया लैंड का, कहीं विलेजर्स को ऑनर बना दिया लैंड का, तो वो उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। और रेवेन्यू जो है वो बड़ा ही हाइट रेट होता था। अगर वो फसल नहीं भी उगती थी, अगर नहीं भी प्रोडक्शन होती थी, तब भी ज़ोर ज़बरदस्ती से ब्रिटिश फोर्सेस जो हैं वो पीसेंट से तो वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। और पीसेंट्स इसकी वजह से डिसकंटेंट थे, डिससेटिस्फाइड थे। तो सिपाही जैसे हम जो उस टाइम पे राइफल आई थी, तो उसमें सुनने ऐसे जो उसको गन पाउडर को डालते थे उसमें राइफल में। तो फिर उसके बाद उससे गन को चलाते थे। लेकिन जो पाउच होता था वो पाउच को मुंह से खोलना पड़ता था। तो वो ऐसा बीफ के और पिग के मीट से, चमड़ी से वो जो पाउच है वो तैयार होता था, क्योंकि मॉइस्चर से बचाने के लिए इन चीज़ों से तैयार करने लगे। तो कहीं ना कहीं जो मंगल पांडे हैं वो उन्होंने जब ऐसे किया तो उनको बताया गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये इसमें ग्रीस नहीं है। ब्रिटिश फोर्सेस ने कहा इसमें कहीं कोई मांस नहीं है, पिग का नहीं है, बीफ का नहीं है। तो लेकिन बाद में मंगल पांडे को असलियत मालूम हुई, तो उन्होंने फिर रिवोल्ट किया। ठीक है, बाद में फिर ब्रिटिश फोर्सेस ने इनको हैंग किया। ठीक है। तो ये बड़े सारे कारण थे इसके क्या बोलते हैं उसको, 1857 रिवॉल्ट के। ओके। तो अब जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव भी हमने सेलिब्रेट किया।
की तरह काम करने लगे और उनको पता चला कि किस तरह से नेशनलिस्ट जो फीलिंग है, कॉन्शियसनेस है, वो किस तरह से हम उसको वेपन एज ए वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगेंस्ट कॉलोनियल कंट्रोल, क्योंकि इंडिया जो थी उस टाइम पे ब्रिटिश की कॉलोनी थी। 1947 तक ब्रिटिश की कॉलोनी थी। तो ये लोग जो है वो इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन कर रहे थे ब्रिटिशर्स, रिफॉर्म्स लाते थे, लेकिन वो रिफॉर्म्स जो होते थे वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, इंडिया को अपने एडमिनिस्ट्रेशन से कंट्रोल करने के लिए लाते थे। वो भला नहीं करते थे, जो इंडियन के जो लोकल लोग थे, जो कॉमन मैन था, उसकी उसकी उसमें भलाई नहीं थी। ओके, तो ये कहीं ना कहीं फिर जब नेशनल कॉन्शियसनेस की फीलिंग आने लगी इंडिया में, ओके, तो हम बात करते हैं 1885 से लेके 1905 के बीच क्या हुआ। तो अब देखिए, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। तो पहले जो थी, जो ऑर्गेनाइजेशन जो थी, वो एक रीजनल पार्ट ऑर्गेनाइजेशन बनती थी। अब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो ये वर्ल्ड, ये इंडिया लेवल पे एक जो है वो पार्टी बनी। ओके, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम प्रेयर्स करेंगे, हम पिटिशंस करेंगे ब्रिटिशर्स के आगे, हम उनके लिए अपने हक जो है वो उनसे मांगेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, तो ये सारे क्या थे, ये मॉडरेट फेस जो था कांग्रेस का, उसके ये लीडर्स थे। तो इनका काम क्या था, इनका ये कहते थे कि हमें राइट दे दो, सिविल राइट्स की डिमांड करते थे। ये कहते थे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं वो किए जाएं, है ना, इंडियनाइजेशन किया जाए सर्विसेज का। ओके, तो इस इन चीज़ों के बारे में ये ओके, ये इन्होंने देखा जाए तो किस तरह के इश्यूज थे। ये प्रेस को फ्री में बोलने की अनुमति नहीं थी, है ना। इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन में मैंने बताया किस तरह से वो हमारी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, है ना। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वो कहते थे कि इंग्लिश हमारे बहुत सुपीरियर है, जो यहाँ के जो इंडियंस हैं ये इन्फीरियर हैं, हम सुपीरियर हैं। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इशू था। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नहीं थे, इंडिया का वहाँ पे कोई से नहीं था, इंडियंस का कोई से नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन में, कोई इनके वो भी नहीं थे, इनके रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं थे, और इनकी रिप्रेजेंटेशन भी ना के बराबर थी। ओके, तो क्या हुआ कि जब 1905 और 1919 के दौर में अगर हम बात करें, तो एक्सट्रीमिस्ट का राइज आपको देखने को मिलता है। तो क्या हुआ कि बंगाल को पार्टिसिपेट कर दिया, दो हिस्सों में बांट दिया, क्योंकि ब्रिटिश को हिंदू मुस्लिम डिवाइड से वो उनको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उन्होंने खेली, और इसके इसके अगेंस्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट इंडिया में स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट की कॉल दी गई। तो कि हम अपना तैयार किया हुआ बनाया हुआ प्रोडक्ट्स जो है वो इस्तेमाल करेंगे, और हम फॉरेन गुड्स को, जो फॉरेन मेड हैं क्लोथ्स हैं, वो उनको हम बॉयकॉट करेंगे। तो ये बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट की कॉल दी। तो अगर हम एक्सट्रीमिस्ट की बात करें, जैसे मैंने मॉडरेट्स में बताया कुछ लीडर्स के नाम, कौन कौन थे मॉडरेट, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करते थे, सिविल राइट्स की बात करते थे, पटिशन करते थे, प्रेयर्स करते थे। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे, ये बाल गंगाधर
एडमिनिस्ट्रेटिव से हमारा भी इंडियंस को भी रिक्रूट करना चाहिए, है ना। तो पहले जो था वो नहीं करते थे। तो इन्होंने कहा कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बंद किया जाए, प्रेस के ऊपर जो इन्होंने अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी उसको फ्री किया जाए, ताकि 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 हम हेल्दी वे में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को हम एक्सपोज कर सकें, उसको हम लोगों के सामने रख सकें, ताकि ओपिनियन बन सके कि कहाँ पे पॉलिसीज़ में रोंग कहाँ पे है। ओके, तो इवन आप देखते हैं कि जो मॉडरेट फेज में हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, सिविल राइट्स की बात करते हैं, तो ये आप देखो सिविल सोसाइटी अगर आप देखेंगे तो सिविल सोसाइटी बेसिकली होती क्या है, ये एक वॉलेंटरली ऑर्गेनाइजेशन है, ये काम करती है फॉर द कॉमन गुड। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से अलग होती हैं। तो सिविल सोसाइटी होगी, एनजीओ होगी, ये भी दोनों एनजीओ भी क्या है, बेसिकली एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये काम करते हैं फॉर द कॉमन गुड। तो उसमें ये गवर्नमेंट्स को ये ओपिनियन भी एडवाइस भी करते हैं, गवर्नमेंट को ये प्रेशर भी बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे सिविल सोसाइटी आज देखते हैं बड़ा एक्टिविज्म है, राइट टू इन्फॉर्मेशन देखते हैं, तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं राइट टू इन्फॉर्मेशन हमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट का वर्किंग में कितना परसेंटेज वर्क कंप्लीट हुआ है ना। हम किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन से ले सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो मॉडरेट जो फेज़ था इंडियन नेशनल मूवमेंट का, तो उससे ये कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन ड्रा करता है, लीगेसी ड्रा करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट जो थे। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं 1919 से लेके, अगर हम आगे बढ़े 1919 से लेके, तो इसमें आप देखोगे कि अगर हम बात करते हैं कि गांधी की एज, गांधी का एज से इंडिपेंडेंस तक अगर हम बात करें तो 1919 से लेके गांधीयन एज कहा जाता है। तो तो जलियन वाला बाग हुआ, है ना। तो इवन ब्रिटेन ने अपोलोजाइज़ किया था 2019 में कि जलियन वाला बाग जो है ये बहुत बड़ा मैसेकर था, और इसके ऊपर रिग्रेट भी उन्होंने किया है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स आया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया कि हमने ओबे नहीं करना है, हमने टैक्स नहीं पे करना है ना। हम क्विट इंडिया मूवमेंट कि भारत छोड़ो आंदोलन की आपको भारत छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारा देश है, हमने अपने देश के ऊपर राज करना है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात की, सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट की बात की, तो क्विट इंडिया मूवमेंट की बात की। तो ये जो चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें जो हैं ये कहाँ आती हैं, ये इसने जो है ये इवेंट्स थे। ठीक है, तो उसने जो पहले तो ये नेशनलिस्ट मूवमेंट जो थे, इसमें मिडिल क्लास लोग थे, इसमें एलीट क्लास लोग थे। तो गांधी जी ने इसको मास स्ट्रगल बनाया, एलीट से मास स्ट्रगल बनाया। तो इसने सत्याग्रह किया, साल्ट का या चरखा किया, डांडी मार्च की इसने। तो किस तरह से हम डांडी मार्च कैरी आउट किया। ठीक है, तो उसके साथ साथ जो गांधी जी कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना, तो क्विट इंडिया मूवमेंट, तो इनको आप देखते हैं। तो इसके साथ साथ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स भी हो रहे थे। तो रेवोल्यूशनरीज कौन कौन से थे, भगत सिंह आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्य सेन। तो ये तो उसके बाद सोशलिस्ट भी थे, ये सुभाष चंद्र बोस, आईएनए। तो इन्होंने क्या किया, ये आईएनए इन्होंने क्या किया, चैलेंज किया ब्रिटिश मिलिट्री को चैलेंज किया। तो इसके साथ ट्राइबल अपराइजिंग भी देखने को मिली है, पीस एंड अपराइजिंग भी देखने को मिली है। तो उसमें आप देखोगे तो तेलंगाना रेबेलियन हुआ, तिबंगा रेबेलियन हुआ। तो अब करंट इकोस में आज के टाइम में भी, जैसे उस टाइम पे भी फार्मर्स प्रोटेस्ट करते थे, आज के टाइम में भी फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया। तो इसमें नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखने को मिला हमें। ओके, तो ये हम देखने को मिलेंगे। तो अगर हम देखा जाए कि जो अंबेडकर हैं, चाहे वो नेहरू हैं, बी आर अम्बेडकर, नेहरू हैं, राजा जी हैं, तो फ्रीडम प्रेस, फ्रीडम के ऊपर बात की, सेकुलरिज्म की बात की, फेडरलिज्म की बात की। ठीक है, तो इन चीज़ों पे ये तो पलासी से लेके बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर से
तो बेसिकली तो एक एक सिर्फ कॉलोनाइजेशन का एक अलग रूप है। आप यहाँ पे एलीट क्लास को, कॉमन मैन को, तो आपको यहाँ पे सिटीजन्स का आपको एक जमावड़ा मिलता है, ठीक है। तो इवन इवन प्रोटेस्टर्स टुडे अब आते हैं, इवन आरटीआई आज भी फाइल की जाती है। ओके, तो इस तरह से किस तरह से फ्रीडम स्ट्रगल की अगर हम बात करें तो वो हमने इसमें डिस्कस किया, चाहे वो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हैं, सोशलिस्ट मूवमेंट्स हैं, चाहे सुभाष चंद्र बोस जो है वो सोशलिस्ट मूवमेंट्स थे। तो इन्होंने रिवोल्ट किया, ब्रिटिश मिलिट्रीज के अगेंस्ट इन्होंने रिवोल्ट किया। ओके, तो आप देखोगे कि किस तरह से आपको पीसेंट की अपराइजिंग, ट्राइबल्स की अपराइजिंग और पीसेंट की अपराइजिंग अगर आपको देखने को मिलेगी, तो इंडिपेंडेंस तक भी आपको ये पीसेंट की अपराइजिंग, ट्राइबल की अपराइजिंग देखने को मिलती है। हम एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़ते हैं क्या ट्राइबल्स की इश्यूज़ क्या हैं, सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं, क्या उनके लिए है यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि किस तरह से आपको ये सुपरफिशियल स्टडी नहीं करनी, आपको डिटेल स्टडी करनी है। आपको रेवोल्यूशनरीज की बात करेंगे, सुभाष चंद्र बोस हैं, सॉरी भगत सिंह आज़ाद हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, सूर्य सेन हैं। तो सोशलिस्ट क्या करते हैं, सोशलिस्ट जो है सुभाष चंद्र बोस, आईएनए ने चैलेंज किया ब्रिटिश पार्लियामेंट्री को, तो ट्राइबल हमें देखने को मिला। फिर उसके बाद हमने पार्टीशन देखा कि काफ़ी सारे लोग जो है वो डिस्प्लेस हो गए, इंडिया से पाकिस्तान में चले गए, पाकिस्तान के जहाँ से हुए तो कई मिलियन लोग जो है वो मारे गए, ठीक है। तो अब सरदार पटेल ने क्या किया, यूनिफाई किया, जितनी भी हमारी 562 प्रिंसली स्टेट्स थी उनको यूनिफाई करने में सरदार पटेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। फिर 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिला, तो फ्रीडम को हमें एक फ्रेमवर्क दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन पे हम पॉलिटिक का जब डिस्कस करेंगे तो उसमें एक एक टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा गाइस। तो उसके बाद फिर हम किस तरह से हम ग्रीन रेवोल्यूशन देखते हैं, हमें लिबरलाइजेशन देखा, हमने प्राइवेटाइजेशन देखा, हमने ग्लोबलाइजेशन देखा है ना, हमने डिजिटल इंडिया देखा, तो ग्रीन रेवोल्यूशन देखा, हमने इमरजेंसी देखी, हमने नेहरूवियन जो सोशलिज्म था हमने उसको स्टडी किया। तो ये कम से कम जर्नी जो थी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी रही, टर्बुलेंट जर्नी रही। तो इस जर्नी में हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, हमें यूनिटी की वैल्यू हमें पता चलती है, हमें किस तरह से हमने ब्रिटिशर्स के साथ फाइट की, स्ट्रगल की, वो हमें देखने को मिलती है। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने मॉडरेट्स के थ्रू, चाहे एक्सट्रीमिस्ट्स के थ्रू, उन्होंने जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म थी, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था उसको हिला के रख दिया, ठीक है। तो हमें इसके लिए बहुत सारे स्ट्रगल मूवमेंट्स करने पड़े, चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट हो, चाहे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट हो, पार्टीशन ऑफ बंगाल ने, हर हर लेवल पे ब्रिटिशर्स ने कोशिश की इंडिया को डिवाइड करने की। लेकिन इंडिया की जो एलीट क्लास थी, मिडिल क्लास थी, महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जो क्या मॉडरेट्स हैं, क्या एक्सट्रीमिस्ट हैं, क्या सोशलिस्ट हैं, तो इन्होंने अपने अपने लेवल पे, अपने अपने फ्रेमवर्क में रह के, अपने अपने मेथोडोलॉजी से इन्होंने फ्रीडम को दिलवाने में इम्पॉर्टेंट रोल कंट्रीब्यूट किया। तो इंडिपेंडेंस के बाद भी हमने देखा कि किस तरह से नेहरूवियन सोशलिज्म को हम देखते हैं, हम ग्रीन रेवोल्यूशन को देखते हैं, किस तरह से प्रोडक्टिविटी को, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया गया। हम हम देखते हैं डिजिटल इंडिया से कैसे हमने डिजिटाइजेशन किया, हमने पेमेंट सिस्टम को डिजिटाइज किया, हमने यूपीआई सिस्टम लागू किया। तो ये चीज़ें हमें बेसिकली हमें फ्रीडम की तरफ हमें लेके जा रही है, फ्रीडम स्टोरी की तरह लेके जा रही है, ये फ्रीडम स्टोरी की तरह है, ठीक है। तो गाइस ये हमने डिस्कस करा आज। तो गाइस इसके आगे हम देखते हैं अगला, हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, तो उसके बाद हम देखते हैं कि मॉडर्न इंडिया मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन है, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे।
ओके गाइस, इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखेंगे, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें गाइस।